जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को साथ में देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए आपसे सिर्फ दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम 19 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। हर शाम 6 बजे हमारा जो एनालिसिस है वो आ जाता है, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए, शाम 6 बजे आप चैनल पर ज़रूर आया कीजिए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हर रोज़ की तरह जैसे कि हम रोज़ एमसीक्यूज़ भी देखते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। ठीक है, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट आ रहा है बेंगलोर, इसको बेस्टोड किया गया है विथ ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड टाइटल के साथ। मतलब यहाँ पर टाइटल जो है इससे नवाजा गया है बेंगलोर को। दूसरा है हरिता हरम, ये लार्ज स्केल्ड ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा, जिससे कि जो ट्री कवर है राज्य में, स्टेट में, उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो इसमें कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत हो जाता है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेंगलोर नहीं है बल्कि हैदराबाद है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर जब हैदराबाद है तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कैसे रहेगा, है ना? यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ क्या रहेगा? तेलंगाना रहेगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है डी, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप जो एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हो कि हैदराबाद यहाँ पर जीता है ग्रीन कॉन्टेस्ट जो इंडिया की सिटीज़ है उसमें से, और इमर्ज हुआ है ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। हरिता हरम लार्ज स्केल ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा, जिससे कि जो ट्री कवर है स्टेट में, राज्य में, उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। हैदराबाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये जो टाइटल है ये दिया गया है बाय अर्बोर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये कौन देता है, ऐसे भी कभी कभार स्टेटमेंट जो है वो आ जाते हैं। हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया है, उसकी जो कमिटमेंट है अर्बन फॉरेस्ट्री को मेंटेन करना, उसको ग्रो करना, उसके लिए जो उसकी कमिटमेंट है उस चीज़ के लिए उसको इस टाइटल से नवाजा गया है। और उसी के साथ साथ रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द स्टेट्स गवर्नमेंट हरिता हरम प्रोग्राम। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट जो पार्क प्लान है उसके लिए। तो आइए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो एक भी एडिटोरियल जो है वो आज इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि इंडियन एक्सप्रेस में से एक भी एडिटोरियल हमारे काम का नहीं है, इंक्लूडिंग एक्सप्लेन सेक्शन। तो यहाँ पर LIC IPO जो उसके बारे में बात की जा रही है। अब IPO आप सभी को पता है क्या होता है। जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंपनी को ग्रो करना है, ठीक है, तो ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब इन्वेस्टमेंट जो है मतलब पैसा लगाना पड़ता है। पैसा लगाना वो अलग अलग तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि वो क्या करे, वो क्या करेगी, लोन जो है वो लेगी, है ना? दूसरा एक तरीका जो है वो ये हो सकता है कि वहाँ पर वो जो समझे शेयर जो है वो इशू करेगी। और तीसरा जो तरीका हो सकता है वो ये है कि वो बॉन्ड जो है वो इशू करेगी। अब आपको डिफरेंस जो है वो पता होगा। लोन मतलब हम जो बैंक से लोन लेते हैं, शेयर मतलब क्या होता है, हम कंपनी के शेयर जो है वो निकालते हैं और कंपनी के शेयर्स जो खरीदते हैं मतलब उनकी इक्विटी हमारे कंपनी में आ जाती है। और तीसरा यहाँ पर हमें बॉन्ड्स देखने को मिलता है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड जो है मैं इशू करूँगा, इसकी फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो बॉन्ड्स है वो मैं लोगों को बेचूंगा। अब समझ लो कि यहाँ पर ये शाहरुख खान ने खरीद लिया। अब मैं इस पर मैच्योरिटी पीरियड रखता हूँ 1 ईयर का। 1 साल के बाद यहाँ पर 10% जो है इस पर इंटरेस्ट जो है वो शाहरुख खान को मिलेगा। मतलब 1 साल के बाद शाहरुख खान को जब मैंने बॉन्ड बेचा तो शाहरुख खान ने मुझे 100 रुपीज़ दिए, मतलब मेरे पास पैसा आया। अब ये जो पैसा है अलग अलग लोगों के द्वारा लेकर मैं अपनी कंपनी में निवेश करूँगा और फिर 1 साल होने के बाद मैं 110 रुपये जो है वो शाहरुख खान को वापस कर दूंगा, है ना? तो इस तरीके से जो पैसा है वो यहाँ पर लिया जा सकता है।
अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, जब पहली बार हमारी कंपनी जो है वो लिस्ट हो रही है, तो उस टाइम पर हम सीधे शेयर्स नहीं निकालते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं IPO, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये जब हमारी कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में चल जाता है। सेकेंडरी मार्केट में जाने के बाद जो शेयर्स है वो फिर उसका लेन देन होता है। ठीक है, यहाँ पर IPO अगर हम देखते हैं तो IPO किसी इंसान से हम नहीं खरीदते हैं, सीधी कंपनी के द्वारा हमको लेना पड़ता है, वो भी बिडिंग होती है। ठीक है, तो ये आपको इसका पता रहना चाहिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर जो कैन एनर्जी है उसके बारे में उसका जो इशू है आप सभी को पता है, लगभग 8,500 करोड़ जो है वो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को देने हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्प्यूट जो है उसके बारे में चल रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो लगाया गया था, हमने काफ़ी पहले इसके बारे में चर्चा जो है वो की हुई है, तो फिर से चर्चा करने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर फेसबुक जो है उसने न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया में स्विच ऑफ कर दिया है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है उसने एक नया बिल निकाला था, हमने जो चर्चा की हुई है पहले ही, ऑस्ट्रेलिया ने बिल निकाला कि अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो मीडिया हाउसेस है, मतलब एक तवज्जो उनको यहाँ पर देना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज़ है उसको तवज्जो देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जो फेसबुक है उसका न्यूज़ अगर आप देखोगे तो वो बोलते हैं कि न्यूज़ फीड जो है ओनली 4% है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर जो हम न्यूज़ जो है वो डाले ना डाले, इसलिए यहाँ पर क्या किया उसने स्विच ऑफ, मतलब ब्लैंक जो है वो रख दिया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई इम्पैक्ट जो है फेसबुक पर वैसा कुछ खासा पड़ नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो उस पर यहाँ पर दबाव हो जाता है कि तो आपने जो इस तरीके का लॉ निकाला है तो उससे हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो गूगल हो गया, जो फेसबुक हो गया, ये सब पर। तो अभी निगोसिएशन जो है वो शुरू है, इस पर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं आइडियाज़ पेज की, एडिटोरियल पेज की, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्डिंग फ्रॉम बिलो, यहाँ पर जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो है, मतलब उसमें सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने उसमें डिस्कशन किया है। और मैंने आपको उस वक्त ही कहा था कि अब आगे जब भी 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बात आएगी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखा कीजिए, और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सारे वीडियो आप देखा कीजिए, एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, जिससे कि आपको जो संकलियाँ हैं वो आपकी टूटे ना। हिमालयाज ऑन एजेस, अगेन वही जो हिमालय है उसमें क्या अर्जेंटली नीड करने की ज़रूरत है, वैली, ग्लेशियर, वही सब के बारे में बात हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, ऑलरेडी हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज जो है ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो द हिंदू में भी एक दिया हुआ है, मेक पीस विथ नेचर नाउ। तो ये जो है इसी के साथ हमारा क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पर हर राइट टू डिग्निटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे लेसन्स फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक, यहाँ पर टीबी को देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक जो है उससे लेसन सीख के हम यहाँ पर टीबी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क जो हम पहन रहे हैं, है ना, इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं तो हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, बाकी कुछ नया कुछ इस एडिटोरियल से देखने को नहीं मिलता है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए आज के इंडियन एक्सप्रेस में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ नया जानने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं द हिंदू की, तो जैसा मैंने आपको कहा ये वाला एडिटोरियल जो है ये हम कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाले एडिटोरियल की, तो प्रेसिंग नीड टू एजुकेट नॉट मीडिएट, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, तो इसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं किरण बेदी, तो देखिए किरण बेदी आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो गवर्नर थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वहाँ से निकाली गई, कल के ही वीडियो में हमने इसके बारे में कवर किया है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सोशल राइज है ना, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली इतने एडिटोरियल्स जो आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स जो है कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, प्लस उसी के साथ साथ जो स्टैटिक जीके हैं वो भी कम्प्लीटली अवेलेबल है, प्लस जो इंडिया ईयर बुक है वो भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उसी के साथ साथ MPPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो MPPSC जो है उसके लिए भी कोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी वीडियोस है सभी वीडियोस आप
इजीली देख सकते हो और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसे देरी मत कीजिए, फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आते हैं फर्स्ट एडिटोरियल पर, जो कि है डेजिंग क्लाइम रिटेल इन्फ्लेशन। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो यहाँ पर राइज हुआ है बाय 4.06% जैन 2021 में। अब यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो 16 मंथ लो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमें देखने को मिल रहा है और डिसेलरेट भी हो रहा है। अब इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब है महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब है महंगाई। अब यहाँ पर महंगाई जब कम हो रही है तो फिर तो हमारे लिए अच्छा है, बेटर है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई जो है उसने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी 4 ± 2 रहना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 4 - 2 मतलब कितना होता है? 2, और 4 + 2 मतलब कितना होता है? 6। मतलब 2 से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन जो है वो रहना चाहिए। 2 से कम भी नहीं जाना चाहिए और 6 से ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। जब 6 से ज़्यादा चली जाएगी, मतलब इतनी महंगाई अगर बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ लो कि आज ब्रेड का पैकेट जो है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, आज ब्रेड का जो पैकेट है वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 5 रुपये का आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये 6% बढ़ रहा है, तो अगर इसमें 6% बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, 6 × 5 = 30, तो यहाँ पर 30 रुपये का अगर वो पैकेट हो गया तो फिर खरीद पाएंगे क्या लोग? नहीं खरीद पाएंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, आसान शब्दों में समझाने के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर अगर जो इन्फ्लेशन है वो 2 से कम आ जाता है, ठीक है, 2 से कम आ जाता है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अब आप बोलोगे सर एक तरफ आप बोल रहे हो कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो हाँ ये बात सही है कि 30 रुपये ज़्यादा हो गया तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसको खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर बहुत कम भी हो जाती है तो उससे क्या होगा? उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो कितनी वीक है वो झलकती है। वो इतनी वीक झलकती है कि आप खुद सोचिए कि चीज़ें जो है वो इतने सस्ते दामों में मिल रही है। वो सस्ते दामों में कब मिलेगी? जब उसकी डिमांड जो है वो रहेगी ही नहीं। मतलब यहाँ पर लोग जो, उनके पास डिमांड ही नहीं निकल रही है, लोग जो है वो खरीद ही नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं आ रहा है। मतलब लोग इतने अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं कि अब लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि अब वो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर पाए। तो उसकी जो प्राइस है वो लो 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 होती जाएगी और उससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो ख़राब होती है। ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वो दर्शाती है। इससे डिफ्लेशन जो है वो भी गंदा होता है, बुरा होता है। इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर बुरा होता है। तो एक मिडिल पाथ जो है वो हमने यहाँ पर रखा है 4 ± 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? यहाँ पर उसके लिए हमें पूरा जो एक सिनारियो है वो समझना पड़ेगा। तो एक होता है प्रोड्यूसर, देन उसके बाद हमें होलसेलर जो है वो देखने को मिलता है। मतलब प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर यहाँ पर होलसेलर जो है उसको चीज़ें जो है वो देता है। देन होलसेलर जो है वो यहाँ पर क्या करता है? वो यहाँ पर रिटेलर को देता है। वो यहाँ पर रिटेलर को देने के बाद जो रिटेलर है फिर वो क्या करता है? वो यहाँ पर कंज्यूमर को देता है, ठीक है। और फिर कंज्यूमर क्या करता है? पावरी करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो होलसेलर जो रिटेलर को दे रहा है, ठीक है, जिस दाम में दे रहा है उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और फिर रिटेलर जो यहाँ पर कंज्यूमर को दे रहा है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आप बोलोगे आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में सुना हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो उसके बारे में सुना हुआ है क्या? नहीं, हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम कंसीडर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को, देन उसके बाद कंसीडर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। अब यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, समझ लीजिए इसने यहाँ पर 8 रुपये में बेचा था, फिर उसके बाद अब यहाँ पर 10 रुपये में कर दिया। मतलब क्या हुआ है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 2 रुपये का यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। और वही जब हम बात करते हैं कंज्यूमर को, तो अब यहाँ पर 8 रुपये में बेचा था तो यहाँ पर 10 रुपये को कंज्यूमर में बेच दिया। फिर यहाँ पर क्या किया इसने? 12 रुपये में कर दिया। तो 12 रुपये जब हो गया है तो मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो उसमें बढ़ोतरी, इन्फ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं सारी ही चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लो इन्फ्लेशन, जो हमारे यहाँ पर लो इन्फ्लेशन चल रहा है ना, महंगाई जो यहाँ पर कम चल रही है। क्यों महंगाई कम चल रही है? उसके रीजंस क्या क्या है? कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही निकल कर आती है कि यहाँ पर जो पेंडेमिक आया था, जो कोविड हमारे यहाँ पर देखने को मिला, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो चली गई। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि लोग जो है अब वो ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं ज़्यादा चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को ख़रीदने का मौका भी नहीं मिला। तो लोअर इन्फ्लेशन रेट जो है वो यहाँ पर जो फूड प्राइजेस है उसमें सॉफ्टनेस आने की वजह से हुई है। क्या होता है कि जो फूड प्राइजेस है वो यहाँ पर ज़्यादातर हमें ऊपर देखने को मिलते हैं जब सप्लाई जो होता है फूड का वो कम हो जाए, खासकर जब अल नीनो होता है,
है ना, उस टाइम पर अल नीनो, आपको पता है जब अल नीनो आता है तो हमारे यहाँ पर अच्छी बरसात नहीं होती है, और जब अच्छी बरसात नहीं होती है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स का वो प्रॉपर नहीं होता है। प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। अब डिमांड, सप्लाई एंड प्राइजेस में क्या रिलेशन है वो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फूड जो है उसके प्राइजेस राइज होते हैं, लेकिन जब अच्छी बरसात हो जाए उस टाइम पर इतना ज़्यादा सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं आता है, सप्लाई अच्छा खासा रहता है ना। तो इसलिए क्या होता है, प्राइजेस जो है इतने बढ़ते नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो अभी जो इन्फ्लेशन हमारा नीचे आया है, तो ये फूड जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर सॉफ्ट होने के उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न देखने को मिलता है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो मेयर 1.89% जो है एज वेजिटेबल प्राइस यहाँ पर डिसइन्फ्लेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो पहला क्या है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो ना बढ़ने की वजह से हमें इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिस्क जो है, रिस्क टू इन्फ्लेशन, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जो डिक्रीज है इन्फ्लेशन रेट्स में वो तो हुआ है ना, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है पल्सेस के, एडिबल ऑयल्स के, वो अभी भी हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पल्सेस अगर हम देखते हैं, एडिबल ऑयल्स अगर हम देखते हैं तो ये कोई बहुत कम नहीं हुए हैं। एग्स, मीट, फिश की सोर्सेज जो है प्रोटीन की, वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो भले ही यहाँ पर कम हुआ है, कम होता हुआ हमें देखने को मिला है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पर डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सप्लाई साइड स्क्वीज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली क्या है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट फॉर मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। क्या है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल जो उसकी कॉस्ट यहाँ पर क्या हो रही है, उसकी कॉस्ट यहाँ पर हो रही है राइज, उसकी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रही है ना। लेकिन अगर हम देखते हैं तो वो जो एक्चुअल सेक्टर है उसमें मंदी चल रही है। मतलब समझ लो कि सीमेंट है, स्टील है, इसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अब ये रॉ मटेरियल किस लिए है, बिल्डिंग, जो फ्लैट्स है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम फ्लैट्स देखते हैं तो उसमें मंदी चल रही है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो निकल कर आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट वुड फोर्स देम टू पास ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द एंड कंज्यूमर। जो इम्पैक्ट है वो किस पर जा रहा है, एंड कंज्यूमर पर जा रहा है, जो कि ये कंसर्न का मुद्दा बन जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जो फ्यूल कॉस्ट है, अब फ्यूल कॉस्ट जो अगर आप देखोगे 100 के पार जो है पेट्रोल जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप अगर सब्जियाँ भी लेकर जा रहे हो, ठीक है, अगर हम कोई सब्जियाँ भी लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो उसमें ऐड करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के पैसे उसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पर हाई हो जाएगा, है ना। ये एक प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलता है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं, हाई लिक्विडिटी जो है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो यहाँ पर क्या करेगी, लिक्विडिटी मतलब क्या है, पैसा। अब सोचो कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं क्या करूँगा, मैं उसको खर्च करूँगा तो चीज़ें खरीदूंगा तो मतलब चीज़ों की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये भी कॉन्स ऑफ कंसर्न है ना, कि लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। लिक्विडिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो लोग ज़्यादा खरीदी करेंगे, ज़्यादा खरीदी करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर राइज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बेसिक मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है, बेसिक कहना क्या चाह रहे हो, आपको लगेगा पहले ही बताया गया कि इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ पर लो है, इन्फ्लेशन जो है वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेशन कम रहने के पीछे जो फैक्टर्स है वो आपने यहाँ पर बता दिए, है ना, कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। अब आपने वो कंसर्न जता दिए कि भैया यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन तो ठीक है, लो हुआ है, हमारे में इन्फ्लेशन लो हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है। तो अब बेसिकली कहना क्या चाह रहे हो, तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाई इन्फ्लेशन रेट जो है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को सारे जो थ्रेड्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पर देखने चाहिए, और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आरबीआई जो उसने फटफट अपने, हाँ चलो भैया इन्फ्लेशन तो लो है तो फिर अपन एक काम करते हैं, हमारे जो रेपो रेट है उसको धड़ कम कर देते हैं, जिससे कि लोग जो है वो खरीदी करेंगे। एकदम से सडन राइज जो है इन्फ्लेशन में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कुछ जो आपको यहाँ पर बताने थे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, मेक पीस विथ नेचर नाउ। जो नेचर है हमारा, जो निसर्ग है, उसके साथ अब यहाँ पर पीस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 एनवायरमेंटल क्राइसिस जो ह्यूमंस फेस कर रहे हैं वो कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज,
जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचर का जो लॉस हो रहा है, पोल्यूशन जो हो रहा है, एयर, सॉइल, वाटर, सभी तरफ से पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे ह्यूमंस जो फेस कर रहा है ह्यूमंस की वजह से तो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर नेचर को डिग्रेड कर रही है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो है इन द फॉर्म ऑफ अनस्टेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो स्पीशीज़ है उनका एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, मास एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है। उसी की वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो है इमिशन है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, जो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें फेस की जा रही है, सबके लिए जो ह्यूमंस है वही यहाँ पर कारणीभूत है ना। क्लाइमेट चेंज जो है उसके भी लिए, नेचर लॉस जो उसके भी लिए, पोल्यूशन जो है उसके भी लिए। ये जो ह्यूमन एक्शंस है वो प्लैनेट को ख़राब कर रहे हैं, स्पीशीज़ को ख़राब कर रहे हैं और ह्यूमंस को भी ख़राब कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पर कैपिटा स्टॉक जो है नेचुरल कैपिटल का, जो रिसोर्सेज और सर्विसेज नेचर प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटी को, वो यहाँ पर 40% फॉल हुआ इन जस्ट 2 डेकेड्स। 20 साल में, 20 ईयर्स में 40% जो नेचर प्रोवाइड करता है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। 9 आउट ऑफ 10 पीपल वर्ल्ड वाइड जो है पोल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सोचिए 10 में से 9 लोग जो है पोल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, जिसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ जो है काफ़ी लोगों की वो हमें देखने को मिल रही है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सबसे पहला अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलता है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब यहाँ पर मैनकाइंड्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो इंटरलिंक्ड है, इससे उनको साथ में ही टैकल किया जाना चाहिए। जो एनवायरमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज अगर आता है तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो हमें चेंज होती हुई नज़र आती है। जो एनवायरमेंट है उसको हम चेंज खुद से कर सकते हैं क्या? मतलब एक इंडिविजुअल से चेंज कर सकते हैं क्या? यहाँ पर हमें कलेक्टिवली उसको चेंज करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर हम इकोनॉमिक फैक्टर अगर ऐसे लेकर आते हैं जिससे कि एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाए, तो मतलब रहेगा कि नहीं, हम अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसका सबका इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप यहाँ पर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगी, एनवायरमेंट की अपलिफ्टमेंट भी होगी, और सोशल जो एस्पेक्ट है कि लोगों ने अगर बोल दिया कि नहीं, हमको यहाँ पर जो रिन्यूएबल वाले हैं वही ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो अपने आप यहाँ पर अपलिफ्टमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर जो सप्लाई है, जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर बढ़ते ही जाएंगे। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एनहांसिंग क्लाइमेट एक्शन। नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ पर नेट जीरो इमिशन के लिए काफ़ी जूझ रही हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। नेट जीरो, नेट जीरो मतलब क्या है? नेट जीरो मतलब है कि यहाँ पर जो नेचर है उसके पास कार्बन को सोखने की कुछ क्षमता होती है। ठीक है, फर्ज कीजिए कि यहाँ पर 100 जो यूनिट है कार्बन, ये अपने अंदर नेचर सोख सकता है, और हम उसको अगर इमिशन भी हम 100 ही कर रहे हैं तो मतलब नेट जीरो यहाँ पर हमें देखने को मिला। नेट कितना निकल रहा है? जीरो निकल रहा है। हम यहाँ पर 120 यूनिट कार्बन निकाल रहे हैं, 100 अगर नेचर सोक कर सकता है तो 20 यूनिट जो है वो यहाँ पर नेचर में जा रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, काफ़ी कंट्रीज़ यहाँ पर प्रयत्न में जूझ रही हैं कि हाँ हम यहाँ पर नेट जीरो करेंगे। उसी के साथ साथ कई सारे हमें अग्रीमेंट जो है वो भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे कि यहाँ पर इमिशन जो है वो हम यहाँ पर कम कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है उसको भी हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। मतलब क्या है, हमें यहाँ पर जो रिसोर्सेस है उनको रीयूज़ करना, उस पर जाना पड़ेगा, और इमिशन जो है उसको रिड्यूस करना, इस पर हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने ग्रीन ग्रोथ जो है उस पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। मतलब ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि यहाँ पर ग्रीन इमिशन जो है वो यहाँ पर निकाले। मतलब बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस पर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि नेट जीरो इमिशन जो है उस पर हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं काफ़ी ईजीली, है ना। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ के लिए कि वो प्रॉस्पेरिटी जनरेट करें, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट कर पाएंगे जो यहाँ पर छूट रहे हैं जिनके जॉब्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सोसाइटल एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी जिस तरीके से काम करती है, सोसाइटी जिस तरीके से जाती है, उसी बेसिस पर पॉलिटिशियंस जो है वोट मांगते हैं। सोसाइटी अगर कास्ट के बलबूते पर जाएगी, नहीं हमारी कास्ट हमारी कास्ट हमारी कास्ट, तो पॉलिटिशियंस कास्ट के ऊपर मांगेंगे। अगर सोसाइटी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अगर बोलने लग जाए कि नहीं हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको एम्स चाहिए, हमको IITs चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है वो काम पर जो पैसा है, वोट जो है वो मांगेगी।
तो इससे सोसाइटल एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारी सोसाइटीज़ का वो रहना चाहिए जहाँ पर नेचर जो है उसको वैल्यू दी जाए हो। जो हेल्थ है ना, एट द हार्ट ऑफ ऑल आवर डिसीजंस। पीपल जो है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को श्रिंक नहीं होने देना चाहिए, है ना। इसलिए क्लाइमेट एक्शन जो है वो पार्टिसिपेटरी एफर्ट रहना चाहिए, जहाँ पर सिटीजन जो है फार रीचिंग डिसीजंस क्लाइमेट चेंज के लिए वहाँ पर वो अग्रेसर रहे, वहाँ पर वो अपनी जो अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाए। नहीं तो लोग अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, पावर ही चल रही है पर, हाँ हाँ शेयर करो यार, शेयर करो शेयर करो। जहाँ पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस वाले जो हमें वीडियोज़ देखने को मिलते हैं उसको शेयर नहीं किया जाता है ना। जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको शेयर नहीं किया जाता है। तो ये एक हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रेंड बताती है कि कौन सी चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं और कौन सी चीज़ों की तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, प्रेसिंग नीड टू एडजुडिकेट नॉट मेडिएट, GS2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिसेंट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो उस पर यहाँ पर जो रिव्यू है वो करने से जो सुप्रीम कोर्ट है उसे मना कर दिया। मतलब यहाँ पर जो वर्डिक्ट दिया गया था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, उस पर रिव्यू देने से मना कर दिया। तो उसके बारे में यहाँ पर एडिटोरियल जो है उसमें बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग केस में क्या कहा था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट राइट टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट जो है वो करने के लिए कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट में हमें बहुत सारी जो अधिकार है वो मिले हुए हैं, और ये जो अधिकार है ये हमारे एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है ये किसी को पता नहीं है। इसके लिए तो फिर आर्बिट्री कोई भी चीज़ें होती है ना। तो इसी पर यहाँ पर चर्चा जो है वो की जा रही है इस एडिटोरियल में। अब यहाँ पर कंसर्न जो जताया जा रहा है, ठीक है, आर्टिकल जो है आर्ग्यू करता है, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, तो उस पर एक चिंता जो है वो जताई जा रही है इस एडिटोरियल में कुछ फैक्टर्स पर। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक बैलेंसिंग, जो बैलेंसिंग है वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो रही है। दूसरा है अब्यूजिव जुडिशियल रिव्यू, जो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होता है, जो जुडिशरी यहाँ पर रिव्यू करती है वो अब्यूजिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड तीसरा है जुडिशियल प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब ये तीन चीज़ें क्या हैं, इनको भी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉब्लमेटिक बैलेंसिंग। देखिए ओरिजिनल जजमेंट जो है शाहीन बाग पर, उसने कोर्ट ने यहाँ पर मेडिएट करने की कोशिश की थी। अब जो कोर्ट है उसने मेडिएट करना चाहिए क्या, नहीं, उसने क्या करना चाहिए, उसने डिसीजंस यहाँ पर देने चाहिए, उसने अपना डिसीजन यहाँ पर देना चाहिए। मेडिएट करने का काम नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर प्रोटेस्टर है एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोटेस्टर को बोल रहा है भाई साहब आप यहाँ पर आ जाओ। प्रोटेस्टर यहाँ आ गए, ये बीच में मेडिएटर का काम कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट और इनके बीच में मेडिएटर। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जो लॉ है वो देखना चाहिए। लॉ के तहत यहाँ पर प्रोटेस्ट सही है तो प्रोटेस्टर का साथ दो, अगर गवर्नमेंट सही है तो गवर्नमेंट का साथ दो। यहाँ पर आप अगर मीडिएशन का काम करोगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, है ना। टेक्स्ट बुक थियरी ऑफ बैलेंसिंग द राइट टू प्रोटेस्ट एंड द राइट टू मूव अलॉन्ग द रोड डिड नॉट हेल्प फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर जो हमारे संविधान में लिखा गया है क्या ये काफ़ी नहीं है ना। तो अपनी ड्यूटी यहाँ पर फुलफिल करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मेडिएशन का काम जो है कोर्ट ने नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन दूसरा अगर हम देखते हैं अब्यूजिव जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू पिटिशन अगर हम देखते हैं तो पिटिशनर जो है उसने यहाँ पर कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको अगर लगता है कि हाँ यहाँ पर सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से हुई है, संवैधानिक तरीके से हुई है, तो जो भी संवैधानिक तरह से काम कर रहा है उसके ऊपर आप दो। यहाँ पर अगर आप दोगे तो प्रोटेस्टर जो है उनके आवाज़ अगर इस तरीके से दबाई जाएगी तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। ये तो फिर गलत हो जाएगा। पुलिस जो है उनको भी यहाँ पर एक अपना एक एजेंडा मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर हम रोक सकते हैं, हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये एब्सोल्यूट जो पावर है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कोर्ट जो है उसने जो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर ली थी उसको सही तरीके से देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू ने जो अपना मतलब जो कोर्ट है उसने जुडिशियल रिव्यू खारिज कर दी। तो इससे यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर हमें अब्यूजिव जुडिशियल रिव्यू जो है ये देखने को मिलता है, जो डिस्क्राइब किया गया है डेविड लंडेव और रसलिंड डिक्सन के द्वारा, जहाँ पर कोर्ट जो है नॉट ओनली रिफ्यूज टू एक्ट एज एन अंपायर ऑफ डेमोक्रेसी बट एड्स द एग्जीक्यूटिव इन फुलफिलिंग इट्स स्ट्रेटेजीज। समझ रहे हो आप। और तीसरा है अगेंस्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट। 2020 वर्डिक्ट जो है फेल करता है टू प्रॉपरली अप्रिशिएट एंड कॉन्टेक्चुअलाइज द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट।
यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट दिया गया था। इसमें अगर हम देखते हैं, शाह कोर्ट ने कहा था कि रूल जो फ्रेम किए गया है बाय अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर conferred arbitrary power to the police officer in the matter of public meetings and therefore was liable to struck down। यहाँ पर समझ रहे हो आप क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है, कोर्ट सेड दैट रूल फ्रेम्ड बाय अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, जो रूल यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं किसके द्वारा? अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के द्वारा, कन्फर्ड आर्बिट्री मतलब जो मनमानी होती है, आर्बिट्री पावर ऑन द पुलिस ऑफिसर्स इन द मैटर ऑफ पब्लिक मीटिंग्स एंड देयरफॉर वाज लायबल टू स्ट्रक डाउन। यहाँ पर सीधी चीज़ वही बोली जा रही है कि जो भी यहाँ पर रूल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे रूल्स है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होने चाहिए और प्रोटेस्ट जो है उसको रोक दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कोर्ट ने कहा है कि ये जो है ये आर्बिट्री पावर देते हैं पुलिस को आर्बिट्री पावर देते हैं, अपनी मनमानी चलाने की पावर देते हैं कि हाँ हमें लग रहा है सही है तो सही है, हमें लग रहा है गलत है तो गलत है। हाँ, यहाँ पर ये कोई जज नहीं है, यहाँ पर जज जो है, जो कोर्ट है, उसने डिसाइड करना चाहिए। उसने यहाँ पर बोला है कि ये लायबल टू स्ट्रक डाउन करने के लिए लायबल है। लेकिन यही अगर हम देखते हैं कि जब इस तरह के केस आ रहा है तो वहाँ पर वो स्टांस जो है वो चेंज हो रहा है ना। Judges जो on the bench noted that freedom of assembly is an essential element of democratic system। हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है, तो उसमें जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है कि लोग असेंबल हो, लोग प्रोटेस्ट करें, ये एसेंशियल एलिमेंट है। पब्लिक स्ट्रीट्स आर नेचुरल प्लेसेस फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज़। यहाँ पर जो हमारी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर ही तो लोग अपने एक्सप्रेशन जो है, ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना जो मतलब जो भी उनको अपोज करना है वो जता सकते हैं। वहीं पर अगर उनको बैठने के लिए मना कर दिया जाए, वहीं पर उनको अगर बैठने ना दिया जाए तो फिर ये तो हमारी डेमोक्रेसी का हनन हो जाएगा। ये चीज़ हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो मतलब खुद के ही जुडिशरी के खुद के ही जो निर्णय लिए गए हैं उसी के विपरीत यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल रही है, जुडिशियल रिव्यू जो है उसको खारिज करने के साथ साथ। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर जानने को मिल रही है। कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो कंक्लूजन देखिए, फेयर और इफेक्टिव एडजुडिकेटिव मैकेनिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, वो यहाँ पर जो एजिटेशन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको एंड करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। और उसी के साथ स्टडी ने यहाँ पर शो किया है कि सोशल मूवमेंट जो है कुड बी लेस रेडिकल एंड लेस अपोजिशनल व्हेन द इशू कुड बी इफेक्टिवली सॉर्टेड आउट बाय वे ऑफ फेयर लिटिगेटिव मीन्स। यहाँ पर फेयर अगर सही लिटिगेटिव मीन्स है तो यहाँ पर कोई भी जो समस्या है उसका निवारण निकल सकता है। कोर्ट का जो रोल है वो गार्डियन का है कि वो गार्डियन की तरह एक्ट करे ऑफ द राइट ऑफ पीपल, जिसमें राइट टू डिसेंट जो है वो भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। और है आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है राइट टू लिबर्टी इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। पीसफुल एसोसिएशन जो है वो भी यहाँ पर देता है। तो हाँ, अगर पीसफुल नहीं है तो वहाँ पर आप बोलो कि ये नहीं है करके, लेकिन जहाँ पर पीसफुल एसोसिएशन हो रहा है वहाँ पर तो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके बारे में देखने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ पावर जो उसका एक मुद्दा आ जाता है, जो हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है मेंस में। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, तो उस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। वीडियो जो है वो खत्म होता है। MM Academy ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।